गायत्री यादव की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुमन, मंझली बहू पूजा और सबसे छोटी बहू मीनू। जब देखो सुबह शाम इतने सारे लोगों के लिए ढेर सारी रोटियां बनाते रहो, फिर ढेर सारे बर्तनों का ढेर धोते रहो। सच में मैं तो कुछ ही महीनों में थक गई हूँ ये सब करते करते। साथ में रहकर ना तो ठीक से खा सकते हैं और ना ही आराम करने को मिलता है। लेकिन बस अब मैंने तो विनय जी को बोल दिया है कि जल्दी से मेरी रसोई अलग करो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो देवरानी जी, मैं भी आज ही रजत जी से बात करूंगी। अरे आखिर कब तक यूं जॉइंट फैमिली के चक्कर में हम पिसते रहेंगे। माँ बाबू जी का क्या है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, लेकिन हमारा क्या, यही तो उम्र है हम लोगों की। फिर घर पर बात करके पूजा और मीनू अलग रसोई की डिमांड करती हैं। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी, मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। इन्हें यही ठीक लगता है तो यही सही। अब से इस घर में 3-3 रसोई होंगी। तुम दोनों अपने अपने फ्लोर की रसोई में खाना बनाओगी और बड़ी बहू सुमन हमारे साथ हमारी रसोई में। गायत्री यादव का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर छोटी बहू मीनू, बीच वाले फ्लोर में पूजा और सबसे नीचे वाले फ्लोर में सबसे बड़ी बहू सुमन की रसोई थी। ऐसे ही एक रोज, सुमन बहू आज नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी मैंने आपके लिए इडली और सांभर बनाया है। अच्छा, लेकिन खुशबू तो आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वो तो मैंने नहीं बनाए माँ जी, हो सकता है दोनों देवरानियों में से किसी ने बनाए होंगे। हाँ हो सकता है। अच्छा अब तू जल्दी से मेरे लिए इडली और सांभर ही ले आ। अच्छा बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। और सुमन, मेरा टिफिन पैक हो गया क्या? तो दे दो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ बस अभी लाई। सुमन के सास ससुर अपनी बड़ी बहू के साथ ही रहते थे, जिस वजह से सबसे ज्यादा खाना भी उसी की रसोई में बनता था। अगर कोई रिश्तेदार भी आता तो सुमन के पास ही आता, जिस वजह से उसका ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाता। एक रोज जब वो बर्तन धोकर आती है तो खुद से कहती है, कहने को तो घर में 3-3 रसोई हैं, लेकिन मेरी दोनों देवरानियों को तो सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है। फिर चाहे कोई रिश्तेदार आए या ना आए, उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। तभी पूजा वहां आती है। क्या बात है जेठानी जी, यूं अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई हूँ। अच्छा रुको अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद, ये लो। एक बात कहूँ जेठानी जी, मेरी बात मानो तो तुम भी अपनी रसोई अलग ही कर लो। क्यों सारा सारा दिन इस चूल्हे चौके में लगी रहती हो? और वैसे भी सासू माँ खुद पका कर खा लें, इतनी जवानी तो अभी उनमें बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा दीदी। अरे मैं तो आते ही सास ससुर के चाल चलन को समझ गई थी। हमारी सास खुद तो किसी काम को हाथ लगाती नहीं, बस सारा दिन बैठकर ऑर्डर ही करती रहती है। बहू ये बना दे, बहू ये ला दे। इससे तो अच्छा होगा कि अपना बनाओ और मजे से खाओ। और वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होता है। अगर चौथी रसोई तुम बनाओगी तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। खैर अब हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनकी बात सुनकर सुमन खुद से कहती है, बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। अच्छे से जानती हूँ मुझे भड़काने का काम कर रही थी, लेकिन मैं भी इनकी जेठानी हूँ। इनसे पहले इस घर में आई हूँ। इन दोनों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए सुमन अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। बढ़ती उम्र के साथ गायत्री और उसके पति रामदीन की फरमाइशें भी बढ़ती जाती हैं। कभी उनका खिचड़ी खाने का मन होता, कभी हलवा तो कभी दही भल्ले। सुमन हमेशा उनकी फरमाइशें पूरी करती रहती। ऐसे ही एक रोज, बड़ी बहू आज मौसम बाहर बड़ा सुहाना है, ऐसे में गरम गरम पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। जी बाबूजी मैं अभी बना कर लाती हूँ। तो बड़ी बहू साथ में चाय भी बना लेना, वो भी अदरक वाली। हाँ बाबूजी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। सुमन रसोई में पकौड़े बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि रसोई में प्याज खत्म हो गए हैं। अरे ये क्या, प्याज तो खत्म हो गए। एक काम करती हूँ, पूजा से मांग कर ले आती हूँ। अरे पूजा, वो मुझे कुछ प्याज मिल सकते हैं? क्या बात है जेठानी जी, प्याज का इस वक्त क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनने में समय है, तब तक तो बाजार से ही ले आती। अरे वो बाबूजी का प्याज के पकौड़े खाने का मन है, बस इसीलिए प्याज लेने आई थी। हाँ बीना दीदी, कितनी बार आपको समझाया कि अपनी रसोई अलग कर लो, लेकिन तुम मुझे सुनने का नाम ही नहीं लेती। आप करती रहो सास ससुर की फरमाइशों को पूरा। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनू,
अलग रसोई होने के बड़े फायदे हैं। कम ही खाना बनाना पड़ता है, ऊपर से कभी कभी हमारे पति लोग भी हेल्प कर देते हैं। साथ में रसोई होती तो माँ बाबूजी के तानों के डर से ये भी रसोई में नहीं घुसते। मेरी मानो तो आप भी अपनी रसोई अलग कर लो और ऐसे ही अपने पति को काबू में रखो। इन दोनों देवरानियों को क्या लगता है कि बंटवारा करने में मजा है? जब देखो बंटवारे की बात करती रहती हैं। अब मैं इन दोनों को बताऊंगी जो मजा साथ रहने में है ना, वो अलग रहने में नहीं। ऐसे ही एक शाम जब पूजा और मीनू दोनों अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गई होती हैं, तो पीछे से जाकर सुमन उन दोनों के सिलेंडर की गैस निकाल देती है और खिड़की खोल देती है। फिर दोबारा से रेगुलेटर से सिलेंडर को बंद कर देती है। अगली सुबह जब उसकी दोनों देवरानियां चाय बनाने के लिए गैस खोलती हैं, तो देखती हैं कि सिलेंडर में तो गैस ही नहीं है। हैं? ये क्या हुआ? हफ्तों भर पहले तो सिलेंडर लगाया था, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? मीनू के पास जाती हूँ, वहीं चाय नाश्ता करती हूँ। पूजा मीनू के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भी सिलेंडर खत्म हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा, अभी 4 दिन पहले तो मैंने सिलेंडर लगाया था, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? खैर कोई नहीं, अब चलकर जेठानी जी के यहाँ चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। वो दोनों नीचे जाती हैं, जहाँ सुमन सबको चाय नाश्ता परोस रही होती है। अरे आज आसमान का चांद धरती पर कैसे उतर गया? आज तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ जी, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ तो जाओ और जाकर भरवा कर लाओ। यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही, हमें नाश्ता पकाना है, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ तो जाओ और जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास। जब तुम अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब अपना मर्जी का कर सकते हो, तो क्या बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकती? अरे माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, और तुम दोनों आओ बैठो और दोनों देवर जी को भी नाश्ते के लिए बुला लो। मैंने वैसे भी आज नाश्ता ज्यादा बनाया है। सुमन के कहने पर उसके दोनों देवर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। सच कहे माँ जी, तो इतने दिनों बाद जब हम सब ने साथ में मिलकर खाना खाया, बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर में खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं करता। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो परिवार में रहने का मोल ही नहीं समझ पाए और खुद को परिवार से अलग कर दिया। अब हमें समझ आ गया कि परिवार के साथ मिलकर खाने और रहने में जो मजा है, वो अलग होने में नहीं। हमें फिर से एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाना है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलो इसी बात पर अब से हाथ मिलाते हैं और फिर से एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाते हैं। देर आए दुरुस्त आए। लौट के बुद्धू फिर से पुरानी रसोई में ही आए। अब से उन तीनों की फिर से एक ही रसोई हो गई और अब वो साथ में मिलकर खाना बनाने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। माँ जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मार रहे हैं। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो। अरे माँ परेशान क्यों होती हो? भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा भाभी क्यों? तू नहीं करेगा शादी? अब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो जरूर करूंगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ मैं भी देखूंगी, बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा, तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे और फिर अच्छा एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना, वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया, जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए तो चुपचाप खाना खा, ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अब अनिल भी तो अब शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा देती हूँ। अरे अरे ये बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही है ना, तो उन्हीं की कराओ, मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने?
अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वो पति नहीं बन जाता। एक बार बेबियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है। क्यों माँ? ऐसे कैसे, मैं तो हूं ना सब कुछ समेट कर रखने के लिए। उमा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। काफी सोच विचार के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही 2 सुंदर बहुओं को अपने घर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वो बहुत खुश थी। लेकिन ये वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर, चाप, मुर्गा, बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ ये कि जो राशन 5-6 हजार में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12-15 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ गया। मगर ये कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से हैं क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल, चावल, पोहा, खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की जिंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वहीं अनीता को अपनी जेठानी सुनीता एक नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे ये लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा ने परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर दिया। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डिब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं। अब मजा आएगा, जब ये ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर कैसे दोनों बहुओं में सुलह हो और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। और तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफी सारी गैस खिड़की से बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज ऐसा ही करने लगी। कभी वो दाल निकाल लेती तो कभी किसी के चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहुओं का राशन बहुत जल्दी खत्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा। और तब एक दिन, अरे यार अनीता, कहां से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो रोज जो महीने का राशन 15 दिनों में ही खर्च हो गया? अब ऐसा करो, तुम रहने दो, अम्मा ही रसोई चलाएंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर घर के दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूं, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाई जा रही हो। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, यहां एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी माँ चलाएंगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराजगी वो नहीं झेल सकती थी। और इस तरह उमा की रसोई में खिंची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी एक रसोई चलाने लगीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।